पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत 13 मई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 संक्रमण के कारण लॉकडाउन से जूझती अर्थव्यवस्था के लिए कई बड़े ऐलान किए। आज के इस प्रथम चरण में 16 अलग अलग उपाय पेश किए, जिनमें से 6 एमएसएमई के लिए, 2 ईपीएफ से जुड़े हुए, 2 एनबीएफसी के लिए और एमआईआई के लिए, 1 डिस्कॉम के लिए, 1 कॉन्ट्रैक्टर्स यानी ठेकेदार के लिए, 1 रियल एस्टेट के लिए और 3 टैक्स राहतों से जुड़े फैसले बताए गए। सीतारमण ने कहा कि आज से मैं आपको इस योजना के बारे में आगे भी बताती रहूंगी। इसके लिए मैं अपनी पूरी टीम के साथ आपके सामने हूं ताकि पीएम के विजन को बता सकूं। उन्होंने कहा कि आज से शुरू करके अलग अलग चरणों में मैं आपको इसकी जानकारी दूंगी। हम गरीबों, प्रवासी मजदूरों और जरूरतमंदों के प्रति जिम्मेदार हैं। सीतारमण ने कहा कि सरकार ने संवेदनशील सरकार की तरह हर मुश्किल में लोगों से बात की है। लॉकडाउन के ऐलान के कुछ घंटों के भीतर ही सरकार ने गरीब कल्याण योजना का ऐलान किया था ताकि लोगों को दिक्कत कम हो। राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, आत्मनिर्भर भारत अभियान का विजन मुश्किल वक्त में लोगों को एक साथ लाना है। ऐसे कठिन समय में भारत और बेहतर बनकर उभरा है। हम दूसरे देशों की भी दवा से भी मदद कर रहे हैं। सीतारमण ने कहा कि पीएम ने हमेशा ऐसे फैसले लिए हैं जिनसे लोगों की जिंदगी आसान हो। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि समाज के कई वर्गों के साथ व्यापक विचार विमर्श करने के बाद पीएम ने एक व्यापक दृष्टिकोण को सामने रखा है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभ अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि इस आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज का फोकस घरेलू ब्रांड्स को बढ़ाना है। आत्मनिर्भर भारत का मतलब यह नहीं है कि भारत को एक अलगाववादी देश होना चाहिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 16 बड़ी घोषणाएं इस प्रकार की गईं। एमएसएमईज को बिना गारंटी के लोन। निर्मला सीतारमण ने बताया कि एमएसएमईज को बिना किसी कोलेटरल के 3 लाख करोड़ रुपए का ऑटोमेटिक लोन मिलेगा। यह लोन 100% गारंटेड और 4 साल के लिए होगा। यह स्कीम 21 अक्टूबर 2020 को ख़त्म होगी। इससे 45 लाख यूनिट्स को फायदा होगा। इससे उन्हें अपना कामकाज शुरू करने में मदद मिलेगी। एमएसएमई की परिभाषा बदली। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बताया कि एमएसएमई कंपनियों के लिए 3 लाख करोड़ का पैकेज लाया जा रहा है। इस पैकेज का फायदा ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियों को मिले, इसलिए एमएसएमईज की परिभाषा बदली गई है। सीतारमण ने बताया कि परिभाषा इसलिए बदली गई है ताकि उनका साइज बढ़ सके और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। उन्होंने कहा कि निवेश की सीमा से फिलहाल यह तय होता है कि कोई कंपनी एमएसएमई है या नहीं। अब सरकार इस सीमा को बढ़ा रही है। पहले जिस मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज में अधिकतम 25 लाख रुपए का निवेश होता था, उसको माइक्रो या सूक्ष्म उद्योग मानते थे और सर्विस एंटरप्राइज के लिए यह सीमा 10 लाख रुपए तक थी। अब इस कैटेगरी की मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एंटरप्राइज में निवेश की सीमा बढ़ाकर 1 करोड़ और टर्नओवर की सीमा बढ़ाकर 5 करोड़ कर दी गई है। इसी तरह 5 करोड़ रुपए तक के निवेश वाले मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज स्मॉल इंडस्ट्री की कैटेगरी में आते थे। सर्विस सेक्टर की कंपनियों के लिए निवेश की सीमा 2 करोड़ रुपए थी, लेकिन अब दोनों का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर की निवेश सीमा बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए तक और टर्नओवर की सीमा बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए तक कर दी गई है। मीडियम साइज या मझोले उद्योगों की बात करें तो पहले 10 करोड़ रुपए तक के निवेश वाले मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज इस कैटेगरी में आते थे। सर्विस एंटरप्राइज के लिए निवेश की सीमा 5 करोड़ रुपए थी, लेकिन अब दोनों की सीमा बढ़ा दी गई है। अब मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर की किसी कंपनी में मैक्सिमम 20 करोड़ रुपए का निवेश और 100 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाली कंपनी भी मीडियम कैटेगरी में आएगी। तीसरा कदम बताया गया कि अब एमएसएमई को ई मार्केट से जोड़ा जाएगा। सीतारमण ने कहा कि कोरोना वायरस संकट खत्म होने के बाद एमएसएमईज के लिए ट्रेड फेयर और एग्जीबिशन लगाना मुश्किल होगा, लिहाजा उन्हें ई मार्केट मुहैया कराया जाएगा। अगले 45 दिनों के अंतर्गत इसे क्लियर कर लिया जाएगा। समस्याग्रस्त एमएसएमई को भी राहत।
वित्त मंत्री ने कहा कि वे एमएसएमई जिन कंपनियों में संभावना है उनके लिए 50 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। सरकारी खरीद में राहत। सीतारमण ने कहा कि एमएसएमई के लिए जो दूसरा कदम उठाया जा रहा है वो ये है कि सरकारी खरीद में 200 करोड़ रुपए या इससे नीचे का ग्लोबल टेंडर नहीं दिया जाएगा। इससे एमएसएमई की बड़ी परियोजनाओं के लिए सप्लाई करने का मौका मिलेगा। एमएसएमईज को इक्विटी स्तर पर भी सब ऑर्डिनेट लोन। वित्त मंत्री ने कहा कि जिन एमएसएमई में इक्विटी की समस्या है उन्हें सब ऑर्डिनेट लोन दिया जाएगा। इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इससे 2 लाख एमएसएमईज की नकदी की समस्या दूर होगी। सभी एनपीए या स्ट्रेस्ड लोन को इस स्कीम से फायदा मिलेगा। उन्होंने बताया कि सरकार सीजीटीएमएसई के लिए 4,000 करोड़ रुपए देगी जो बैंकों को आंशिक गारंटी देते हैं। वो इसका फायदा अब एमएसएमईज को भी देंगे। ठेकेदारों को राहत। इसके अलावा सरकार ने आज कॉन्ट्रैक्टर्स को भी राहत दी। सभी सेंट्रल एजेंसियों को प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए 6 महीने का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। इसमें रेलवे, परिवहन मंत्रालय और सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत आने वाली एजेंसियां भी शामिल हैं। रियल एस्टेट को भी रेरा में छूट। केंद्र सरकार ने बुधवार को रेरा के अंतर्गत आने वाले प्रोजेक्ट्स का रजिस्ट्रेशन और पूरा करने की अंतिम तारीख को 6 महीने के लिए बढ़ाने का ऐलान किया। यह 25 मार्च या उसके बाद एक्सपायर होने वाले प्रोजेक्ट्स पर लागू होगा। इसके लिए किसी को भी व्यक्तिगत तौर पर एप्लीकेशन नहीं देना होगा। कई सेक्टर्स के लिए इकोनॉमिक पैकेज के ऐलान के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि अगर जरूरत पड़ती है तो न्यायिकीय प्राधिकरण से 3 महीने के लिए और बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आवासीय एवं शहरी विकास मंत्रालय सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों और न्यायिकीय प्राधिकरणों को सुझाव देगी कि कोविड-19 को देखते हुए रेरा के अंतर्गत आने वाले प्रोजेक्ट्स को फोर्स मेजोर के तौर पर मान्यता दें। इसके लिए मंत्रालय स्वतः ही फ्रेश प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करेगा जिसमें रिवाइज टाइमलाइंस होगी। लंबित टैक्स रिफंड तुरंत होंगे जारी। वित्त मंत्री ने बताया कि चैरिटेबल ट्रस्ट, नॉन प्रॉफिट बिजनेस, कोऑपरेटिव्स एंड स्मॉल पार्टनरशिप के लंबित टैक्स रिफंड तुरंत जारी किए जाएंगे। फिस्कल ईयर 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन 31 जुलाई 2020 और 31 अक्टूबर 2020 से बढ़ाकर 31 नवंबर 2020 कर दी गई है। टैक्स ऑडिट की डेडलाइन बढ़ाई। वित्त मंत्री ने बताया कि टैक्स ऑडिट की डेडलाइन 30 सितंबर से बढ़ाकर अब 31 अक्टूबर 2020 तक कर दिया गया है। असेसमेंट न करने की छूट जो अब तक सितंबर 2020 तक थी उसे बढ़ाकर दिसंबर 2020 तक कर दिया गया है। विवाद से विश्वास स्कीम को भी बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 तक कर दिया गया है। टीडीएस किया 25% कम। वित्त मंत्री ने बताया कि अब टीडीएस का रेट 25% घटा दिया गया है। यह इंटरनेट, रेंट, ब्रोकरेज सहित सभी पेमेंट पर लागू होगा। यह 14 मई से लागू होगा और 31 मार्च 2021 तक चलेगा। इससे लोगों के हाथ में 50,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त की नकदी आएगी। डिस्कॉम को राहत। वित्त मंत्री ने बताया कि कैश की दिक्कत से जूझ रही डिस्कॉम कंपनियों को पीएफसी और आरईसी के जरिए 90,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी मुहैया कराई जाएगी। इसमें मिलने वाली छूट लोगों तक पहुंचानी होगी। एनबीएफसी, एचएफसी और एमएफआईज को भी राहत। वित्त मंत्री ने कहा कि एनबीएफसी, एचएफसी और एमएफआई को पार्शियल गारंटी स्कीम के तहत 45,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी मुहैया कराई जाएगी। इसमें कमर्शियल पेपर और कर्ज भी शामिल हैं। इसमें पहले 20% नुकसान का बोझ सरकार उठाएगी। इसके लिए AA रेटेड और अनरेटेड पेपर दोनों शामिल होंगे। एनबीएफसी स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम। वित्त मंत्री ने कहा कि एनबीएफसी को फंड नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए 30,000 करोड़ रुपए की स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम लॉन्च की गई है। इस स्कीम में सरकार एनबीएफसी, एचएफसी, एमएफआई के डेट पेपर्स खरीदेगी। इसमें सरकार सिर्फ हाई क्वालिटी वाले पेपर ही नहीं बल्कि निवेश लायक सभी डेट पेपर्स खरीदने वाली है। वेतन भोगियों को राहत। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि जो लोग ईपीएफ के दायरे में आते हैं उनकी टेक होम सैलरी बढ़ाने के लिए पीएफ कंट्रीब्यूशन अब 12% से घटाकर 10% कर दी गई है। सरकारी कंपनियों में कंपनी को 12% कंट्रीब्यूशन देना होगा, लेकिन कर्मचारियों के पास यह विकल्प होगा कि वे अगले 3 महीने तक 10% देना चाहें
या 12%, इसमें से कोई एक विकल्प चुन सकते हैं। ईपीएफ योगदान में राहत। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा कि ईपीएफ में भी रिलीफ दिया जा रहा है। इसके सपोर्ट के लिए 2500 करोड़ रुपए आवंटित किए जा रहे हैं। भारत सरकार कंपनी और कर्मचारी दोनों की तरफ से 12% का कंट्रीब्यूशन करेगी। इस सपोर्ट को अब मार्च मई 2020 से बढ़ाकर जून अगस्त 2020 तक कर दिया गया है।